गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ये क्लास लाइव हो रही है। आप बोल सकते हैं, मतलब आप अपनी बातें यहाँ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जहाँ लाइव चैट चल रहा होगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मुझे आपकी बातें दिखाई देती रहेंगी और मैं उनका रिप्लाई कर दूँगा। तो मेरा जैसा कि आज मैंने आपसे कहा था कि आज हमें मैरिज पढ़ना है, विवाह को पढ़ना है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने परिवार नाम की एक संस्था को कवर किया कि परिवार क्या होता है। परिवार के जितने भी प्रकार थे, प्रयास करके लगभग हमने परिवार के उन सभी प्रकारों को समझा, उन सभी प्रकारों को पढ़ा। परिवार के बाद जो दूसरी संस्था हमारे पास निकल कर के आती है जिसका नाम है विवाह, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि हमेशा इसमें एक द्वंद्व चलता रहता है कि विवाह ने परिवार को जन्म दिया या फिर परिवार ने विवाह को जन्म दिया। एक हमेशा इस तरीके की जो दुविधाएं हैं, जो द्वंद्व हैं, जो डिलेमाज हैं, वो चलते रहते हैं कि विवाह पहले आया कि परिवार पहले आया कि नातेदारी पहले आई। लेकिन फिर भी एक जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो हम ऐसा मान कर चलते हैं कि परिवार नाम का संस्था पहले आई होगी, क्योंकि आदमी ने पहले झुंड बनाना सीखा होगा और फिर झुंड में सेक्स के नियम लगाए होंगे, तब बाद में विवाह आया होगा। तो कुल मिलाकर के परिवार नाम की जो संस्था है वो पहले आई है और विवाह नाम की जो संस्था है वो बाद में आई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर परिवार विवाह के लिए सबसे पहले जो हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि है वेस्टरमार्क की। ठीक है, वेस्टरमार्क की एक किताब आती है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ध्यान रखेंगे, जैसे आपने फैमिली में बहुत सारी किताबें याद करी हैं, उसी तरह से आपको इसमें भी बहुत सारी किताबों के नाम, बहुत सारी किताबों के लेखकों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी किताबें पूछी जाती हैं पेपर में। तो वेस्टरमार्क की एक किताब आती है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो इस किताब में वेस्टरमार्क ने बताया कि विवाह को कैसे समझा जा सकता है। वेस्टरमार्क कहते हैं कि मैरिज, नोट कर लेंगे डेफिनेशन फटाफट, मैरिज may be defined as a relation of one or more women which is recognized by custom or law and involves certain rights and duties both in the case of the parties entering the union of and in the case of the children born of it। ये परिभाषा है वेस्टरमार्क की। मैरिज क्या होती है इससे आप समझ सकते हैं, फटाफट नोट करिए फिर समझते हैं। लिखा हुआ है कि मैरिज में बी डिफाइंड, यानी परिवार को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर एज अ रिलेशन ऑफ वन और मोर वुमेन, यानी एक महिला या एक से ज़्यादा महिलाएं। ठीक है, विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम, जो कि किसी नियम के द्वारा या किसी कानून के द्वारा जुड़ी हुई हो, एंड इन्वॉल्व सर्टेन राइट्स, जिनके पास कुछ ऐसे राइट्स हों, जिनके पास कुछ ड्यूटीज़ हों,
बोथ इन द केस, और दोनों ही केसेस में उनके पास जो उन दोनों लोगों से, यानी मैन और वुमेन से मिल करके, दोनों पार्टी से मिला करके एंटरिंग द यूनियन ऑफ सेक्स, जो यूनियन ऑफ सेक्स होगा, एंड इन द केस ऑफ द चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ इट, जो बच्चा इसमें पैदा होगा उसको वैधता प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जितने पार्ट्स हाईलाइट हैं, इनको आप समझेंगे अगर, तो आपको समझ में आएगा कि विवाह नाम की जो संस्था है वो इसलिए है क्योंकि उसमें एक या तो एक महिला या एक से अधिक महिलाएं जो कि किसी कानूनन या किसी प्रथा के द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं उस पुरुष के साथ, और जिनके पास कुछ अधिकार हैं, जिनके पास कुछ कर्तव्य हैं, और उस यूनियन में, उस संघ में, जो महिला और पुरुष का संघ है, उसमें पैदा होने वाले बच्चे की भी वैधता मानी जा रही है। तो ये परिभाषा हम वेस्टरमार्क की समझते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में बात करी थी कि मर्डॉक ने भैया जो है 250 समाज के परिवारों का अध्ययन किया और बताया कि जो है परिवार क्या होता है, परिवार के क्या काम होते हैं। तो उसमें भी परिवार के 3 ही काम बताए ना। पहले नंबर पर तो सेक्स सेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन पहला। दूसरे नंबर पर आ जाता है इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, है ना, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। और तीसरे नंबर पर आ जाता है सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो कुल मिलाकर के ये 3 चीज़ें मर्डॉक ने बताई। लेकिन मैरिज को इकोनॉमी और सोशलाइजेशन से ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैरिज को केवल पहले वाले सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से लेना देना है। तो जब हम यौन संतुष्टि की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें विवाह नाम की संस्था दिखाई देती है, क्योंकि भाई हमें कोई एक ऐसी संस्था चाहिए जिससे कि हम रेगुलेट कर सकें सेक्सुअल रिलेशन को। वरना भाई झुंड में रहते हैं, कैसे रेगुलेट करेंगे, रेगुलेट हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे जैसे समाज इवॉल्व होगा, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा, तो हम ये देखेंगे कि हाँ भाई एक विवाह नाम की चीज़ आएगी, मोनोगैमी नाम की चीज़ आएगी, जो इस चीज़ को आगे बढ़ाएगी कि हाँ भाई इनकी ये फलां की पत्नी है, फलां के पति ये है, तो यही लोग केवल आपस में रह सकते हैं, बाकी और कोई तीसरा इनके बीच में नहीं आएगा। यहाँ पर एक और बात आती है मेलिनोस्की की, वो भी आप ध्यान रखेंगे। मेलिनोस्की ने भी बहुत अच्छा काम किया है इन संदर्भ में। मेलिनोस्की की एक डेफिनेशन है, पहले तो उनकी किताब नोट करेंगे, सेक्स एंड रिप्रेशन इन सिविल सोसाइटी, सेक्स एंड रिप्रेशन इन सैवेज सोसाइटी, ये मेलिनोस्की की बुक है। इसमें मेलिनोस्की ने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप था, है और रहेगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कोट है, पूछा जाता है। एक विवाह यानी मोनोगैमी वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज। एक विवाह ही विवाह का, हालांकि बहुत सारे डिबेट हैं इस पर, लेकिन खैर एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप था, है और रहेगा। ठीक, ये परिभाषा जो है मेलिनोस्की की आपको याद रखनी है। ऐसे तमाम सारी चीज़ें हुई जहाँ पर हिंदू विवाह या हिंदू मैरिज को बाद में कंपलसरी कर दिया गया। सॉरी, हिंदू मैरिज बोल रहा हूँ, मोनोगैमी को कंपलसरी कर दीजिएगा, सॉरी, है ना। जहाँ पर मोनोगैमी को कंपलसरी कर दिया गया, हिंदू मैरिज एक्ट जब आया, मैं इसमें आपको एक्ट कुछ सारे याद करने पड़ेंगे। जब हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, तो उसने कह दिया कि नहीं भैया देखो, एक विवाह ही आपको करना पड़ेगा और एक विवाह ही आवश्यक है। अब एक विवाह क्यों आवश्यक है उसे हम लोग आगे की क्लासेस में धीरे धीरे समझते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक विवाह की बात करें या फिर हम केवल विवाह की भी बात करें, तो विवाह एक हमारी कल्चर का हिस्सा है, विवाह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसीलिए जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं हिंदू मैरिज के अपने ट्रेडिशंस हैं, इस्लामिक कल्चर में अपना तरीका चलता है, सिखिज़म अपने तरीके से कर रहा है, क्रिश्चियनिटी में मैरिज केवल करके हुई जा रही है ना। ट्राइबल्स में अपना कुछ तरीका अपनाया हुआ है उन्होंने। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो मैरिज कहीं एक संस्था से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, हमारी संस्कृति को डिफ़ाइन करने की कोशिश करती है, ठीक है। चलिए, तो विवाह के, अगर हम विवाह की कुछ बातों को एक पॉइंट वाइज देखने की कोशिश करें, विवाह की बातों को अगर हमें कुछ बिंदुओं में समझने की कोशिश करें,
तो क्या है वो बिंदु, वो क्या होंगे, उनकी क्या विशेषताएं होंगी, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि क्या होंगी। वैसे तो आप सब जान रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ऐसा करना पड़ता है। विशेषताएं क्या हैं इनकी, आइए देखते हैं। तो पहले नंबर पर जो विशेषता आएगी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि विवाह क्या है, एक संस्था है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज ख़त्म हो जाएगी या कल ख़त्म हो जाएगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। विवाह होगा, भले उसका स्वरूप बदलता रहे। ठीक उसी तरीके से परिवार का स्वरूप भले बदल जाए, लेकिन परिवार तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो विवाह का पहला जो विशेषता है वो ये है कि एक सामाजिक संस्था है। साथ ही साथ ये यौन संबंधी आचारों पर कुछ नियम लगाती है, यानी सेक्स रिलेटेड रूल्स बनाती है ना। यौन संबंधी नियम बनाती है कि भाई ये कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। ये इस विवाह नाम की संस्था का एक बहुत बड़ा उपयोगिता है। तीसरे नंबर पर देखें कि विवाह को वैलिडेशन तभी मिलेगा, इसकी एक विशेषता ये भी है, जब इसमें दोनों पक्षों की सहमति हो। यानी दो यूनियन जो भी हमने ऊपर पढ़ी, पुरुष और महिला, अगर उन दोनों की सहमति नहीं होगी तो वैलिडेशन नहीं मिलेगा। चौथे नंबर पर जो बात आती है वो ये है कि विवाह को केवल हम एक सेक्सुअल इंस्टीट्यूशन ही नहीं मानेंगे, बल्कि सेक्सुअल इंस्टीट्यूशन के बाद वो एक सोशल और वो एक इकोनॉमिकल भी बन जाएगी। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मैरिज इज़ ऑल अबाउट सेक्स, बल्कि उसके बाद सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, ऐसी तमाम तरीके की जिम्मेदारियां यहाँ पर हमें देखने को मिलने लगती हैं जैसे जैसे हम उस संस्था में प्रवेश करते हैं। क्योंकि जब आप किसी संस्था में प्रवेश करेंगे, विवाह नाम की संस्था में, तो आपके साथ सिर्फ एक ही चीज़ नहीं रहेगी, उसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा काम विवाह का यह है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि जो रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करना, क्योंकि बिना विवाह के पैदा हुए बच्चे वैध नहीं माने जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया कि विवाह नाम की संस्था के थ्रू जो बच्चा पैदा होगा। अब मैंने आपसे बताया था ना कि भाई ऐसे अगर कोई कहे देखो भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आदमी एकदम बवाला काट देगा। और शादी के बाद अगर लड़की कहे कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, देखो कैसे लड्डू बतासे बटते हैं। तो इसलिए जो रिप्रोडक्शन वाली चीज़ है वो तभी वैलिड मानी जाएगी जब वो शादी के बाद हो, शादी के पहले नहीं। जबकि बच्चा पैदा करने के लिए शादी करने की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो बिना शादी के भी हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन का जो सीधा हिसाब है वो ये है कि वैलिडेशन देता है आपके आने वाली पीढ़ियों को। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। लास्ट क्या है, हो सकता है अलग अलग सोसाइटीज़ में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग जगहों पर डाइवर्सिटी पाई जाए। ठीक है, अलग अलग ओहो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह पर डाइवर्सिटी पाई जाए, यानी विवाह के नियमों जो में बदलाव पाया जाए, जो विवाह की रीतियां हैं, विवाह की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो ये 6 बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि ठीक है सर, ये सारी बातें तो चलिए हो गई, लेकिन अब ये बताइए विवाह का जो उद्देश्य है, अगर हम उसको एक पढ़े लिखे भाषा में कहें तो विवाह के उद्देश्य क्या होंगे। तो उस हिसाब से विवाह के केवल और केवल 4 उद्देश्य बताए जाते हैं। पहला उद्देश्य क्या है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। किसी को हिंदी में लिखना होगा तो मतलब वो इन शब्दों की हिंदी कर ही लेगा, इतना तो आप जानते ही हैं। दूसरे नंबर पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फैमिली, एक परिवार की स्थापना करना। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा इकोनॉमिकल सहयोग करना, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। और चौथे नंबर पर आ जाएगा जिसको कि हम कहते हैं सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक, ये 4 बातें हैं जो घूम फिर के हमें दिखती हैं, चाहे हम विशेषताओं की बात करें, चाहे हम कुछ कहीं पर भी चले जाएं, ये 4 बातें हमें इम्पॉर्टेंट तौर पर दिखती हैं कि हाँ ये बात जो है ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि बहुत सारे यहाँ पर ट्राइबल कल्चर्स भी हैं जिनका उद्देश्य परिवार बनाना नहीं है, कि नहीं हम स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य बस ये है कि भैया हमारी जो कबीला है, जो हमारी जनजाति है, वो उनको बच्चा कैसे पैदा होगा, और बस हमें बच्चा पैदा करना है, जिससे हमने जो मांस इकट्ठा किया है, हमने जो आभूषण इकट्ठे किए हैं, हमने जो
हड्डियाँ इकट्ठी करी हैं, वो कौन लेगा, उसका वारिस कौन बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि फैमिली का इमरजेंस कहाँ से हुआ, जब से प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात आने लगी, लोग अपना बनाने लगे, तब से मैरिज का कॉन्सेप्ट आया। तो कहीं ना कहीं विवाह क्या कर रहा है, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में वो विवाह बस एक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है, और सब दूसरी चीज़ ये है कि हमारा वारिस पैदा हो जाए, परिवार की स्थापना करना हमारा उद्देश्य है। सॉरी, परिवार की स्थापना करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य बस बच्चा पैदा करना है, किसी तरीके से बच्चा पैदा हो। उसके बाद वहाँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं। हमने कुछ दिन बताया था कि परिवार में जो पापा हैं, मतलब जो पिताजी हैं, वो परिवार की नेचुरल फैमिली का हिस्सा नहीं है। नेचुरल फैमिली केवल माँ और बच्चा या बच्ची की है। पिता का क्या काम है, पिता का काम केवल तब तक है जब तक माँ को माँ बनाना है, उसके बाद तो माँ जो है पिता की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक कॉमन बात है। आगे देखते हैं। चलिए, विवाह के प्रकारों की बात करें तो बड़ा कॉमन चीज़ है। और भाई जैसा कि अपने क्लास में ही लगभग 40% जनता जो है वो विवाहित है, तो मतलब सब जान ही रहे हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। तो विवाह के कितने प्रकार होते हैं हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। ठीक, लेकिन विवाह के प्रकारों को हम कई आधारों पर समझ सकते हैं। ठीक, कि भाई ऐसा थोड़ी है कि विवाह के प्रकार तो इस तरह से हम लिस्ट बनाते तो बहुत विवाह के प्रकार होते जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम विवाह से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड अगर हम कुछ कुछ बेसिक टाइपोलॉजी बनाएं, कुछ बेसिक पद्धति शास्त्र बनाएं, तो हमें पता चलेगा कि हाँ भैया इन 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 आधारों पर हम ये काम करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ले लें कि संख्या के आधार पर विवाह, अगर हम विवाह के प्रकारों को उनकी संख्या, पति या पत्नियों की संख्या के आधार पर देखें तो वो कौन होगा। आइए देखते हैं। मज़े की बात यह है कि ये इसमें आपको घुमाया जाता है और बहुत नेट वाले पेपर में कंफ्यूज किया जाता है कि पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, पॉलीजिनी क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है भाई मामला, ये देखते हैं। नंबर्स के बेसिस पे हम बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर, यानी जीवन साथी जो होगा वो कितने होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर। हमारा एक पति होगा, एक पत्नी होगी, कि बहुत पत्नियां होंगी, बहुत पति होंगे, कैसे, इस बेस पे हम उसको तय करेंगे। चलिए, तो सिंपल सा अगर हम बांटें तो पहले नंबर पर एक आ जाएगा मोनोगैमी। सबसे पहले तो आ जाएगा मोनोगैमी, और दूसरे नंबर पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पॉलीगैमी। बात खत्म। सर इतना सरल तो था, आप तो फालतू में डरा रहे थे। आइए दिखाते हैं अभी। तो मोनोगैमी और पॉलीगैमी दो तरीके की चीज़ें हो गई। एक हो गया हमारा मोनोगैमी, जिसमें एक विवाह जिसको कहते हैं। ठीक, एक विवाह कहते हैं, और पॉलीगैमी यानी जिसको बहु विवाह कहते हैं। बहु यानी बहु का विवाह नहीं, मतलब बहुत सारा विवाह। ठीक, तो एक विवाह और बहु विवाह, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, क्या है भैया इसमें? मोनोगैमी में भी दो तरीके की मोनोगैमी आ जाती हैं। कौन कौन सी? मोनोगैमी में पहले नंबर पर जो मोनोगैमी आती है, जिसको कि हम कहते हैं सीरियल मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी, हिंदी में कहते हैं क्रमिक एकल विवाह। क्रमिक एकल विवाह। ठीक, ये हो गया इसमें। और दूसरे नंबर पर आता है जिसको कि हम कहते हैं स्ट्रेट मोनोगैमी। स्ट्रेट मोनोगैमी, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं एकल विवाह, केवल एकल विवाह। अच्छा, क्या अंतर है सर दोनों में? अंतर ये है बेटा कि सीरियल मोनोगैमी जो होगी वो एक बार में एक के साथ होगी, माने मतलब एक एक करके होगी। जैसे भाई एक आदमी, दोनों में ही है मोनोगैमी ही, एक आदमी एक औरत ही होगा, लेकिन मान लो किसी आदमी की कोई औरत मर गई तो क्या करेगा, वो दूसरी से शादी कर लेगा, या किसी औरत का आदमी मर गया तो वो दूसरे से शादी कर लेगी। मतलब ये है कि एक बार में वन टाइम वन हस्बैंड वन वाइफ।
हाँ, एक टाइम पे एक ही पति होगा, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक टाइम पे एक पति या एक पत्नी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जब पति या पत्नी में से कोई एक मर जाएगा तब दूसरी आ जाएगी, फिर दूसरा मर जाएगा तब तीसरी आ जाएगी, तीसरी मर जाएगी तब चौथी आ जाएगी, ऐसे चलेगा। एक के बाद ही दूसरी आएगी, यानी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा। जब तक वैकेंट स्पेस खाली नहीं होगा तब तक वेटिंग क्लियर नहीं होगी। ठीक ठीक है। तो ये कुछ मामला ऐसा है सीरियल मोनोगैमी का। स्ट्रेट मोनोगैमी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट मोनोगैमी क्या होता है, एक स्त्री की शादी एक पुरुष से होगी और चाहे मरे चाहे जिए दूसरा विवाह नहीं करेंगे, ठीक। इसे हम स्ट्रेट मोनोगैमी कहते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि भाई एक पति मर गया या एक पत्नी मर गई, फिर उन्होंने जीवन भर शादी नहीं करी, तो ये स्ट्रेट मोनोगैमी है। लेकिन जो एक के मरने के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं वो लोग सीरियल मोनोगैमी में आते हैं कि भाई एक मरा दूसरे से शादी कर ली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग अपनी बातें लिखते रहो नीचे उसमें कमेंट बॉक्स में, दिखेंगी हमें, है ना। तो अब आ जाते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या कह रहा है, पॉलीगैमी का मतलब ये नहीं होता है कि केवल ज़्यादा पति हों। पॉलीगैमी दो प्रकार की होती है, पॉलीगैमी में ही तो असली खेला है। पॉलीगैमी दो प्रकार की होती है। पहले नंबर पर अगर हम पॉलीगैमी को बांटें तो जो पहले नंबर पर पॉलीगैमी होती है वो होती है पत्नी वाली पॉलीगैमी, और दूसरी होती है पति वाली पॉलीगैमी, यानी मेल ज़्यादा होंगे कि फीमेल ज़्यादा होंगी, ठीक। अच्छा, क्योंकि जब हम पॉलीगैमी कह रहे हैं तो हम महिला पुरुष नहीं बता रहे हैं, हम कह रहे हैं बहुविवाह, यानी एक से अधिक शादियाँ। कौन कर रहा है ये थोड़ी बता रहे हैं, चाहे पुरुष करे चाहे महिला करे, अलग अलग तरीके के लोग होंगे। अच्छा, तो जब हम कहते हैं पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री तो इसका मतलब होता है बहुपति। और जब हम कहते हैं पॉलीजिनी, अब आज से कोई पॉलीगैमी नहीं बोलेगा, पॉलीजिनी तो हमारा मतलब होता है बहुपत्नी। जीनी लगता नहीं कि लड़कियों का नाम है जीनी, तो इसीलिए पत्नी याद रखना, है ना। तो बहुपत्नी जो है वो पॉलीजिनी हो जाएगा, और पॉलीएंड्री एंडरसन वो पति हो जाएंगे, है ना, कुछ ऐसे करके, है ना। तो पॉलीएंड्री यानी बहुपति और पॉलीजिनी माने बहुपत्नी, ठीक है। अच्छा, क्या है, एक पत्नी बहुत सारे पति रखेगी, है ना, वो पॉलीएंड्री है। एक पति बहुत सारी पत्नी रखेगा तो वो बहुपत्नी है। लेकिन इसमें भी अलग अलग तरीके की होते हैं, आइए देखते हैं। पॉलीएंड्री दो तरीके की होती है। पहले को हम कहते हैं भैया फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। जो दिमाग में चार्ट बन रहा है ना वो बनने दो, वो जब बनेगा तब तभी क्लियर होगा, ठीक है। तो जो है फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री और नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, क्या मामला है भाई। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री को हम कहते हैं भ्रातक बहुपति विवाह, भ्रातक बहुपति, और नॉन फ्रैटर्नल को हम कहते हैं अभ्रातक बहुपति या गैर भ्रातक बहुपति, अभ्रातृक बहुपति, है ना। अच्छा, क्या है, जो भ्रातक बहुपति होगा उसमें कहाँ वो कैसा होगा, उसमें जैसे अगर लड़की ने एक लड़के से शादी करी तो उसके जितने भी छोटे भाई होंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसके जितने भी छोटे भाई होंगे वो सब उसके पति हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। बड़ा भाई पति नहीं बनेगा जनरली, बड़ा भाई शादी करेगा तो छोटे भाई सब उसकी पत्नी मतलब उसके पत्नी के पति बन जाएंगे, है ना। तो फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब बड़े भैया शादी करके किसी को लाए, ये उस दिन कोई जो पांचाली वाला एग्जाम्पल दे रहा था वो फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में आ जाएगा। हालांकि उसमें तो बड़े भाई भी पति बन गए थे, लेकिन फ़िलहाल आप समझने के लिए समझ सकते हैं, है ना। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री वो होती है जहाँ पर एक भाई ने शादी करी और बाकी सब भाई उसके ऑटोमेटिक उस पत्नी के पति बन गए, तो उसे हम फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री कहते हैं। जनजातियों में ऐसा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है अभी हम बताएंगे, है ना। तो जहाँ पर एक भाई से शादी करी और बाकी सारे भाई अपने आप ऑटोमेटिक उसके पति बन गए, तो उसे हम कहते हैं फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। दूसरे नंबर पर आता है नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर
एक लड़के ने, अब ये नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री होता क्या है पहले तो ये समझ लें। कई बार आपने सुना होगा कि ग्रुप मैरिज नाम की चीज़ होती है, हाँ, ग्रुप मैरिज नाम की चीज़ होती है। जैसे कि शादी तो होगी, लेकिन वो शादी में जितने भी लड़के होंगे वो सब आपस में भाई नहीं होंगे, वो सब आपस में दोस्त हो सकते हैं, या हो सकता है आपस में कोई ना हो। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम बनाते हैं और इस बात को समझते हैं क्या है। कई जनजातियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर ब्राइड प्राइस चलता है। ब्राइड प्राइस क्या होता है? जिसको वधू मूल्य बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ दहेज चलता है वर मूल्य, वैसे ही वहाँ पर वधू मूल्य चलता है। ठीक, वधू मूल्य क्या होता है? जैसे मान लो फलां कोई एक लड़की है, ये कोई लड़की है और इस लड़की का मूल्य मान लो 50,000 रुपया है, 50K, है ना। इस लड़की का मूल्य 50,000 है। तो अगर इसका मूल्य 50,000 है तो या तो ये करें कि 4-5 भाई हों, 10-10 हज़ार रुपये मिला करके उसको ले आएँ 50,000 में। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अब भाई नहीं है किसी के और शादी उसी लड़की से करनी है, तो क्या करेंगे? अब वो लड़का क्या करेगा, वो मतलब अपना किसी तरीके से अपने दोस्तों को या कुछ लोगों को ऐसा मनाएगा कि चलो 50,000 में शादी करनी है, और वो 5 अभ्रातक लोगों को लेगा जो आपस में पति नहीं होंगे, जो आपस में जो आपस में भाई नहीं होंगे, है ना, जो आपस में एक दूसरे को हो सकता है दोस्त हों या हो सकता है ना दोस्त हों, जानते भी ना हो, ग्रुप के हों बस। तो वो 5 लोग ग्रुप बना करके जाएंगे और ब्राइड प्राइस चुकाएंगे और उस लड़की को ले आएंगे और वो लड़की उन 5 की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहाँ पर होता है? जहाँ पर बहुपति विवाह पाया जाता है और जहाँ पर वधू मूल्य भी पाया जाता है। तो जब लड़का अकेला नहीं उस मूल्य को चुका पाता है तो वो बहुत सारे लोगों को साथ मिल करके उस मूल्य को चुका देता है और उस लड़की को ले आता है। अच्छा, क्या है भाई? आइए देखते हैं अब। जो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री है ये आपकी पाई जाती है टोडा जनजाति में, जो कि रहती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, जो नीलगिरी की पहाड़ी, अरे रुको यार, जो, एक सेकेंड, ये कहाँ से आ गया? ठीक, तो जो टोडा जो पहाड़ी है वो रहती है जो टोडा जनजाति है वो रहती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, है ना। अच्छा, वहाँ पर पाई जाती है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। जो है थोड़ा थोड़ा खस जनजाति में भी पाई जाती है ना। तो खस जनजाति में भी थोड़ी सी पाई जाती है ये फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। थोड़ा सा नायरों में भी पाई जाती है, जो केरल के नायर्स हैं वहाँ पर भी पाई जाती है। अब आ जाते हैं नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री पे। नॉन फ्रेटर्नल यानी गैर भ्रातृत्व बहुपति, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है गैर भ्रातृत्व बहुपति विवाह जो है, जहाँ पर ये लोग भाई भाई आपस में नहीं होते हैं। यहाँ ये चीज़ भी आपकी जो है नायरों में, यहाँ पर नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री भी चलती है। जो नायर्स हैं यहाँ पर गैर भ्रातृत्व बहुपति विवाह भी चलता है। तिब्बत की कुछ जनजातियाँ हैं, तिब्बत रीजन में जो रहती हैं वहाँ पर आपका ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर गैर भ्रातृत्व बहुपति विवाह पाया जाता है। वेस्टर मार्क ऐसा मानते हैं, वेस्टर मार्क बहुत बुआ बनते हैं। वेस्टर मार्क ऐसा मानते हैं कि जो है जहाँ पर लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो ऊपर नीचे होगा वहाँ पर पॉलीगैमी चलेगा। भाई जैसे मान लो लड़का ज़्यादा लड़की कम, तो भाई बहुत सारे लड़कों को लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी। लड़की ज़्यादा लड़के कम, तो बहुत सारी लड़कियां एक ही लड़के से शादी करनी पड़ेगी। तो सेक्स रेशियो भाई 1000 लड़के 1000 लड़कियां हो तब तो मामला ठीक है, वरना जैसे ही कम ज़्यादा होगा तो किसी एक को 2 करनी पड़ेंगी ना, किसी एक को 4 करनी पड़ेंगी ना। तो इसलिए सेक्स रेशियो जैसा घटता बढ़ता रहता है, उस हिसाब से वेस्टर्न मार्क का मानना है कि हम इस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पॉलीजिनी पर, औरतों की तरफ। पॉलीजिनी क्या है? पॉलीजिनी भी 2 तरीके की होती हैं। पहले नंबर पर आता है सोरोरल पॉलीजिनी। पहले तो एक तो पॉलीजिनी ही हो गया, बहुपत्नी अपने आप में, जिसकी एक पति की बहुत सारी पत्नी हो। लेकिन पॉलीजिनी के 2 प्रकार और भी होते हैं। पहले होते हैं सोरोरल पॉलीजिनी, सोरोरल पॉलीजिनी, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन सोरोरल पॉलीजिनी, यानी भगिनी बहुपति विवाह। भगिनी माने बहन होता है, कोई भागने वाली नहीं होता। भगिनी बहुपति विवाह, बहुपति
भगिनी बहुपति, और दूसरे को हम कहते हैं गैर भगिनी बहुपति। हिंदी हिंदू हिंदू, है ना, गैर भगिनी बहुपति, बेटा इसीलिए कहते हैं इंग्लिश में लिखो, है ना, ये थोड़ा सा कठिन टर्म है, गैर भगिनी बहुपति। तो भगिनी जो बहुपति है उसमें क्या करेगा भाई, लड़के ने एक लड़की से शादी करी, उस परिवार की बाकी सारी लड़कियां ऑटोमेटिक उसकी पत्नी बन गई बिना कुछ किए। जैसे चंद्रमा का उदाहरण मैंने दिया था आपको, है ना, चंद्रमा, ऐसा माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में कि चंद्रमा ने शादी करी एक से और बाकी की 26-27 जितनी भी लड़कियां थी वो सब ऑटोमेटिक उसकी पत्नी बन गई। ठीक, तो यह है भगिनी बहुपति विवाह, यानी शादी करने वाली सभी महिलाएं आपस में सगी बहन होंगी, जैसे यहाँ पर सगे भाई होते थे। यहाँ दूसरी तरफ जब हम नॉन सोरोरल पॉलीजिनी की बात करते हैं, तो नॉन सोरोरल पॉलीजिनी वो होता है जहाँ पर जैसे लड़के आपस में भाई भाई नहीं थे, वैसे लड़कियाँ आपस में बहन बहन नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन सब ने मिलजुल करके काम कर लिया, मिलजुल करके आपसी सहमति से हो लिया कि भाई चलो ठीक है, हम 5 लड़कियाँ मिल करके इन्हीं से शादी करेंगे। ठीक है, लेकिन और ये नॉन सोरोरल पॉलीजिनी है, यानी गैर भगिनी बहुपति विवाह है। चलिए, तो ये हो गया हमारा जिसको कि हम कहते हैं गैर भगिनी बहुपति विवाह। ठीक है, चलिए अगले नंबर पर देखते हैं। अगले नंबर पर यहाँ 2 शब्द आपको और समझने होंगे। पहला जिसको कि हम कहते हैं लेवी रेट, और दूसरा जिसको कि हम कहते हैं सोरो रेट। लेवी रेट को हम कहते हैं देवर विवाह, और सोरो रेट को हम कहते हैं साली विवाह। ठीक है, देवर विवाह और साली विवाह। लेकिन ये होगा कब, ये पूछा जाता है पेपर में, लेवी रेट कब होगा। लेवी रेट केवल उसी परिस्थिति में होगा जब किसी पत्नी का पति मर जाएगा, है ना, या मतलब देहांत हो जाएगा उसका, है ना। अगर किसी पत्नी का पति मर गया है तो वो अपने पति के छोटे भाई से, ध्यान देंगे बड़े भाई से नहीं, वो अपने पति के छोटे भाई से शादी कर सकती है। अच्छा, जैसा दिखाया भी गया कई फिल्मों में, कई मूवीज़ में, है ना। और सोरोरेट का मतलब है अगर किसी पति की पत्नी मर गई है तो वो अपनी पत्नी की छोटी बहन यानी अपनी साली से शादी कर सकता है। जैसे कि वो हम आपके हैं कौन में दिखाया गया था ना, कि वो उनकी पत्नी मर गई और उन्होंने अपनी जो माधुरी दीक्षित थी उससे शादी कर ली, है ना। तो ये सोरोरेट होता है। लेवी रेट यानी मृत भाई के छोटे भाई से विवाह, सॉरी मृत पति के छोटे भाई से विवाह, और साली विवाह का मतलब होता है मृत पत्नी की छोटी बहन से विवाह। तो ये जो बात है इसको हम लेवी रेट और सोरो रेट कहते हैं। आज अभी के लिए चूँकि हम इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है, और इतना ही आप आज याद रखिए। कल जो क्लास होगी उसमें हम लोग इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा बचा हुआ है मैरिज के रिलेटेड, कुछ रूल्स बचे हुए हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं, वो हम लोग कल की क्लास में जब 6 बजे अपना जैसे मीट पे करते हैं वैसे ही करेंगे। आज थोड़ा सा कहीं किसी दूसरे तरीके से कहीं फंसे हुए थे, इस वजह से इस पर करना पड़ा। तो मतलब आप इसको देखिए, पूरा नोट कर लीजिए, और आप इसे बार बार भी देख सकते हैं, मतलब बाद में भी देख सकते हैं, दोबारा भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए अपना, और खूब सारा रिवीजन करिए, जितने भी बताया है कौन सी शादी कहाँ पाई जाती है, अभी तो बहुत सारे फैक्ट्स आने बाकी हैं, तो इन सबको याद रखिए और ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।